20वीं सदी का वो दौर जब दुनिया पारंपरिक धर्मों, राजनीतिक क्रांति और पुरानी रूढ़ियों में बंधी हुई थी, तभी भारत की धरती से एक ऐसी आवाज़ गूंजती है जो अध्यात्म की सदियों पुरानी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देती है। और उसमें प्रमुख नाम होता है चंद्रमोहन जैन, जिन्हें दुनिया ने पहले आचार्य रजनीश, फिर भगवान रजनीश और अंत में सिर्फ ओशो के नाम से जाना। एक ऐसा इंसान जो न तो कोई सन्यासी था और न ही कोई पारंपरिक संत, बल्कि वह था एक दार्शनिक विद्रोही। ओशो की सच्चाई को समझना आसान नहीं है, क्योंकि उसका जीवन विरोधाभासों का एक ऐसा महासागर था जहाँ एक तरफ अगाध ज्ञान की शांत लहरें थी तो दूसरी तरफ विवादों का प्रचंड तूफान। आखिर कौन था ओशो? एक आत्मज्ञान प्राप्त सद्गुरु या अपने समय के सबसे चतुर विचारक? नमस्कार। ओशो के सफर की शुरुआत होती है उनके प्रखर और तार्किक विचारों से। यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी के प्रोफेसर रहे रजनीश ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने किसी एक धर्म या ग्रंथ की वकालत नहीं की। उन्होंने बुद्ध, कबीर, जीसस और सूफी संतों पर हजारों घंटे प्रवचन दिए। उनकी भाषा इतनी सरल और आवाज़ में एक ऐसा सम्मोहन था कि सुनने वाले बस सुनते रह जाते। लेकिन ओशो सिर्फ लच्छेदार बातें नहीं कर रहे थे, वे सीधे चोट कर रहे थे समाज के ठेकेदारों पर, राजनीति के पाखंड पर और धर्म के नाम पर बेचे जा रहे डर पर। उन्होंने कहा कि सदियों से मनुष्य को अपराध बोध या गिल्ट के पिंजरों में कैद किया गया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंसान का दिमाग इतना अशांत है कि वह सीधे शांत होकर नहीं बैठ सकता। इसलिए उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन यानी सक्रिय ध्यान की शुरुआत की, जहां इंसान को पहले नाचने, रोने और चिल्लाने के जरिए अपने भीतर के गुबार को बाहर निकालना होता था, जिसके बाद स्वतः एक गहरा सन्नाटा छा जाता। लेकिन जैसे जैसे ओशो की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे उनके विचार समाज और सरकार के लिए असहज करने वाले होने लगे। ओशो की सच्चाई का दूसरा पहलू तब सामने आया जब उन्होंने एक ऐसी किताब दी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और उस किताब का नाम था संभोग से समाधि की ओर। इसे किताब और उनके बेफाक बयानों के बाद मीडिया ने उन्हें सेक्स गुरु का तमाच दे दिया। हालांकि ओशो का दर्शन कामुलता को बढ़ावा देना नहीं था। उनका कहना था कि काम वासना जीवन की सबसे बुनियादी प्राकृतिक ऊर्जा है। इसे दबाने या इसे नफरत करने के बजाय इसके प्रति सजग होना चाहिए, ताकि इस ऊर्जा को रूपांतरित करके समाधि तक पहुंचा जा सके। लेकिन तत्कालीन रूढ़िवादी समाज ने उनके इस गहरे मनोवैज्ञानिक को समझने के बजाय उन्हें अनैतिक घोषित कर दिया। विवाद सिर्फ यही नहीं थमे। जहाँ भारतीय परंपरा में संन्यास का मतलब गरीबी और त्याग माना जाता था, वही ओशो ने भौतिक समुद्री का खुलकर स्वागत किया। उनका मानना था कि गरीबी कोई पूजनीय चीज नहीं है, बल्कि एक मानसिक बीमारी है। एक सन्यासी को भीतर से आध्यात्मिक और बाहर से समुद्र होना चाहिए। यही वजह थी कि उनके पास 93 आलीशान रोल्स रॉयल कारें, हीरे जड़ित घड़ियां और बेहद महंगे चोगे थे, जिसने उन्हें दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में ला खड़ा किया। भारतीय समाज और राजनीति से लगातार बढ़ते टकराव के बीच ओशो ने एक बड़ा फैसला लिया। 1980 के दशक की शुरुआत में वे अमेरिका चले गए। अमेरिका के ओरेगन के रेगिस्तान में उनके शिष्यों ने हजारों एकड़ जमीन खरीदकर एक पूरा आधुनिक शहर बसा दिया, जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। एक ऐसा कम्यून था जहाँ अपनी खेती थी, अपना कानून था, अपने मॉल थे और अपनी हवाई पट्टी थी। दुनिया भर से अमीर और बुद्धिजीवी लोग अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर ओशो के करीब रहने यहाँ खींचे चले आए। लेकिन यह साम्राज्य जितनी तेजी से खड़ा हुआ, उतनी ही तेजी से ढह गया। अमेरिकी सरकार और स्थानिक लोग इस बाहरी और तेजी से बढ़ रहे संगठन को एक खतरे के रूप में देखने लगे। तनाव इतना बढ़ गया कि ओशो की बेहद ताकतवर सेक्रेटरी माँ आनंदशीला और उनके कुछ करीबियों पर स्थानिक चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमेरिकी नागरिकों को साल्मोनेला बैक्टीरिया से संक्रमित करने यानी बायोटेरर अटैक का संगीन आरोप लगा। जब यह साजिश सामने आई तो ओशो ने खुद को इससे पूरी तरह अनजान बताया और शीला के कृत्य की निंदा की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी प्रशासन ओशो को घेरने का मौका ढूंढ रहा था। अंततः आप्रवासन नियमों यानी इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन के आरोप में ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रखने के बाद उन्हें भारी जुर्माने के साथ अमेरिका से निर्वासित किया गया। ओशो के शिष्यों का आरोप है कि अमेरिकी जेल में रहने के दौरान उन्हें थैलियम नाम का धीमा जहर दिया गया, जिससे उनका स्वास्थ्य कभी उभर नहीं पाया। इसके बाद ओशो ने दुनिया के कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते दुनिया के करीब 21 देशों ने इस आध्यात्मिक विद्रोही को अपने यहाँ कदम रखने की इजाजत नहीं दी। थक हार कर ओशो वापस भारत लौटे और पुणे के अपने आश्रम में रहने लगे।
जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है। यह उन्होंने अपने जीवन के अंतिम साल बिताए और 19 जनवरी 1990 के इस रहस्यमय दार्शनिक ने अपनी देह छोड़ी। उनकी समाधि पर लिखा गया, ओशो न कभी जन्मे न कभी मरे, सिर्फ इस पृथ्वी ग्रह पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए। सच यह है कि ओशो को किसी एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता। वे एक आईने की तरह थे। आप उनके पास जिस नीयत से गए, आपको उन्होंने वही दिखाया। आलोचक उनके विवादों, ओरेगन की घटनाओं और रोल्स रॉयस की कारों को देखते हैं, जबकि उनके प्रेमी उनके विचारों की उस अथाह गहराई को देखते हैं जो इंसान को मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाता है।